हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट से लेकर 7 फेब 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस में आप लोगों को हेल्प करता है। आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम में रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं, ताकि आप लोगों को इजीली मार्क्स एक्सटेंड करने में मदद मिल सके। और इन्हीं करंट अफेयर्स के सेशन के टाइम पीरियड पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि प्रीवियस सेशन में आप में से किस किस ने करेक्ट आंसर्स दिए थे। तो जैसा कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर आप लोगों ने दिया है और ये सारे करेक्ट आंसर हैं। ब्रिजेश का है, ठीक है, लिटिल मास्टर है, राम है, क्रिएटिव है, ठीक है। इन सभी के जो आंसर्स थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। तो आज भी इस सेशन में बिटवीन द सेशंस में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, जिनके आप लोग आंसर दीजिए, और जो करेक्ट आंसर देगा उनके कमेंट्स को नेक्स्ट सेशन में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप आरपीएससी कैटेगरी के एग्जामिनेशन इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद आप लॉग इन कीजिए या साइन अप कीजिए। उसके बाद अपने गोल में आरपीएससी को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद फ्री क्लासेस के लिए ऑनलाइन गुरु के कोड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 दोनों के लिए ही फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। और जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि रीट का जो सेकेंड लेवल का एग्जामिनेशन था वो अब कैंसिल हो चुका है, तो आपके लिए ये बैचेस हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ लेवल 2 में साइंस के भी बैचेस अवेलेबल हैं, या फिर अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, राजस्थान का जो जीके है उसे इंग्लिश में पढ़ने के लिए भी अब आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और राजस्थान जीके इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे बैच उपलब्ध है। इसी के साथ जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की न्यू वैकेंसी आई है, इन सभी के बैचेस आपके लिए उपलब्ध किए गए हैं, चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट का एलडीसी हो या कोई सा भी एग्जामिनेशन यहाँ पे हो। ठीक है, जब कभी भी आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल होते हैं तो उस समय अगर आप हमारा ऑनलाइन गुरु के कोड को यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज आपके सामने रखूंगा कि इंडिया ने अपना 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो 6 फरवरी 2022 को खेला। ये जो मैच था ये किसके अगेंस्ट हुआ था, तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये जो मैच है वो किया गया था। और इंडिया का जो कैप्टन थे वो रोहित शर्मा थे। यहाँ पे आपको देखने को मिला कि इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। अब इसी के साथ टोटल इंडियन टीम ने 519 वनडे इंटरनेशनल मैच जीत लिए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 1000 मैचेस। बात करें कि कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो मैचेस के नंबर में सबसे आगे हैं, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे इंडिया हो जाता है जो 1000 मैच खेल चुका है। जबकि सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने प्रेजेंट टाइम में 958 मैचेस यहाँ पे खेले हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर पे आ जाता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने टोटल कितने मैचेस यहाँ पे खेले हैं, तो 936 मैचेस वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान ने खेले हैं। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड है इंडिया के नाम। अगले न्यूज में आपको पता चलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में मिस्टर एम जगदेश कुमार को क्या किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। यहां अगर बात कर लें जगदेश की, तो ये पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग जेएनवी के नाम से भी जेएनयू के नाम से भी जानते हैं, इनके वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। अब यहाँ पे जो यूजीसी के चेयरपर्सन होते हैं
इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है, ठीक है, या फिर इनका जो एज है वो 65 की एज तक पहुंच जाए, इनमें से जो भी क्या हो जाए अर्लियर हो जाए उसके लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब बात करें कि एम जगदेश कुमार जब नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए जा रहे हैं तो पूर्व में कौन इसके चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहे थे, तो प्रोफेसर डीपी सिंह जो हैं वो वर्तमान में इस जगह पे कार्यरत थे, जिनकी जगह एम जगदेश कुमार ने ले लिया है। अगली न्यूज आती है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। अब ये जो आर्द्र भूमि दिवस है ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 फरवरी को यहाँ पे इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वेटलैंड को प्रिजर्व करने से रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी जिसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अब ये जो कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड था ये 2 फरवरी के दिन 1971 में आयोजित किया गया था। जिस जगह आयोजित किया गया था उस जगह का नाम था रामसर, और उसी के बाद से क्या कर दिया गया, रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड या आर्द्र भूमि संरक्षण या प्रिजर्वेशन का कार्य करता है। अब इसी ने क्या किया, भारत का पहला अदर इफेक्टिव एरिया के रूप में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। क्या डिक्लेयर किया है, OECM यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया के रूप में इसे अनाउंस किया है। अब अदर इफेक्टिव एरिया क्या होते हैं, तो देखो ये एक टाइप का ऐसा टैग लाइन है जो किसी जगह को आप प्रिजर्व नहीं कर रहे होते हो, उसके बावजूद वहां पे बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जो है बहुत अच्छे से फैलती है, तो उनको क्या दर्जा दिया जाता है, OECM साइट का यहाँ पे उनको दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बात करेंगे, रामसर साइट्स जो हैं वो हमारे पास पहले 47 थे, अब क्या कर दिए, 2 नए रामसर साइट को ऐड किया गया है, ठीक है, यानी कि 2 आर्द्र भूमि को इस लिस्ट में और जारी कर दिया गया है। तो 48th रामसर साइट के रूप में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काम करेगा। ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, आपको पता होना चाहिए। और खिजड़िया जो है बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। ये इंडिया का 49th रामसर साइट हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन, February 2 के दिन हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अब आपसे इस सेशन में एक क्वेश्चन रखूंगा और आज का हमारा क्वेश्चन है कि ये जो रामसर रिलेटेड एग्रीमेंट है ये कौन सी कंट्री के अंदर हुआ था, ठीक है। ये कंट्री आप लोग क्या करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जिनके भी करेक्ट आंसर होंगे अगले सेशन में हम उनके नाम को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है कि हाल ही में चौरी चौरा इंसिडेंट के 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है, तो देखिए चौरी चौरा जो है एक प्लेस है गोरखपुर के अंदर, ठीक है। गोरखपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या हुआ था, 4 फरवरी 1922 के दिन, है ना, वहां पे क्या चल रहा था, गांधी जी का एक मूवमेंट चल रहा था जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में आप लोग जानते हैं। गांधी जी ने 1920 में 1 अगस्त के दिन ये नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब हुआ क्या कि इस नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट के टाइम पीरियड पे लोग प्रोटेस्ट करते थे। जो फॉरेन गुड्स है, जो विदेशी कपड़े हैं, उनको बॉनफायर किया जाता था, जलाया जाता था और पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन हुआ क्या था, 4 फरवरी 1922 के दिन जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने चौरी चौरा नाम के प्लेस पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया और वहां पे जितनी भी कर्मचारी थे उन सभी की डेथ हो गई थी। तो गांधी जी ने यहाँ पे एक स्टैंड लिया था कि भैया ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है हम पीसफुल वे में चलाना चाहते थे, लेकिन आप लोग इसको वायलेंट वे में लेकर जा रहे हो। इसीलिए गांधी जी ने फिर 12 फरवरी 1922 के दिन अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के कितने टाइम हो चुके हैं, 100 साल पूरे हो चुके हैं। कहां पे था ये प्लेस, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये प्लेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, ITS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहाँ का बनाया हुआ है, कोरिया का बनाया हुआ है, कोरियन टेक्नोलॉजी का बनाया गया है। इसका हम लोग यूज करने वाले हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं मैप के अंदर,
ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये 8 लेन का एक एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैक्सिमम 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने व्हीकल्स को चला सकते हैं और लगभग 55,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड अवेलेबल किया गया है इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। अब इस एक्सप्रेसवे से क्या होने वाला है, जिसको महाराष्ट्र का स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाएगा, ये फास्टेस्ट और लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे हो जाएगा भारत का। अब इस एक्सप्रेसवे के अंदर सबसे मेन पार्ट क्या है, 8 लेन का होने वाला है ये एक्सप्रेसवे। आप 150 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए कितने पैसे खर्च किए गए हैं, 15,000 करोड़, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, 55,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे बजट दिया गया है। ये जो बजट है ये कौन अवेलेबल करवा रहा है, तो ये बजट अवेलेबल करवा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन फंड की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इससे इंडिया में डेवलपमेंट वर्क आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट मिशन आता है इसरो, जो कि आप जानते हैं भारत का एक क्या है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसी साल 2022 के अंदर अपने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने वाला है। आदित्य L1 मिशन क्या है, तो पहले इसका नाम रखा गया था आदित्य सिर्फ L1। अब ये L1 क्यों रखा गया है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सन के आउटर जो पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है, L1 कहा जाता है। ठीक है, अब सन का जो रेडियस है उसके अलग अलग पार्ट है, इनमें से एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, L1 कहते हैं। और L1 का यहाँ पे मतलब क्या है, लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट तक हम लोग अपना एक सैटेलाइट भेजेंगे और ये जो सैटेलाइट होगा ये यहाँ पे वर्क करेगा, उसकी स्टडी करेगा और आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। इसके लिए कौन से स्पेसशिप का हम यूज करेंगे, तो PSLV XL का यहाँ पे यूज किया जाएगा। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, एक्सेल सीरीज का है जिसको यहाँ पे यूज किया जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, इसरो के जो चेयरपर्सन हैं, ठीक है, वो कौन है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में आप लोगों के आंसर दूंगा कि किनका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो लम्हेटा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे काम किया जा रहा है। अब ये जो प्लेस है लम्हेटा क्यों फेमस है, तो देखिए 1928 के अंदर क्या हुआ था, विलियम हेनरी स्लीमैन नाम के एक पर्सन ने डायनासोर का जो फॉसिल होता है, जो जीवाश्म होता है, उसको यहाँ पे डिस्कवर किया था। ठीक है, और लम्हेटा जो है वो यूनेस्को का भी, ठीक है, यूनेस्को का भी एक रिकॉग्नाइज्ड साइट के रूप में जाना जाता है। आपसे यहाँ पे पूछूंगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, चलिए नीचे कमेंट करके बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम लोग डिप्लोमेटिक वे में जो बीजिंग में होने वाला यानी कि चाइना में होने वाला विंटर ओलंपिक्स है उसको बाइकआउट करेंगे। अब बाइकआउट करने का मतलब क्या है, हम लोग जो इंडिया का ऑफिशियल न्यूज चैनल है दूरदर्शन, उस पर हम प्रसारित नहीं करेंगे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को। साथ ही साथ इंडिया की तरफ से कोई भी पर्सन इसके ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में एनवॉय के रूप में यहाँ पे नहीं जाएगा। उद्घाटन और समापन में अपने दूत की तरफ से इंडिया किसी को नहीं भेजेगा। हालांकि इंडिया एक पर्सन को अटेंड करने के लिए तो भेजेगा, लेकिन वो नीचे स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जस्ट एज ए गेस्ट वहां पे जाकर इस सेरेमनी को अटेंड करेंगे। ठीक है, इंडिया को ऑफिशियली वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इंडिया वहां पे नहीं जाने वाला। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखिए ये जो पर्सन आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं इसका नाम है क्यू फबाओ। ठीक है, अब ये क्यू फबाओ कौन है, तो आप लोगों को सुनने में आया होगा इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान वैली में क्लैशेस हुए थे। ठीक है, कहां पे क्लैशेस हुए थे, गलवान वैली के अंदर जो स्टैंड ऑफ हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2020 के अंदर हुआ था। और ये जो पर्सन है
ये पर्सन उस टाइम पे चाइना का आर्मी ऑफिसर था जो उस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। तो अब अगर चाइना की तरफ से इसी को प्रमोट करते हुए क्या कर दिया गया, टॉर्च बियरर बना दिया गया। जैसे कि आप इसके हाथ में देख पा रहे हैं टॉर्च है, तो इसे क्या बना दिया गया, मसाल वाहक या टॉर्च बियरर बना दिया गया। तो इसी का विरोध करते हुए इंडिया क्या कर रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने और इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 3132 करोड़ का होगा और इसके थ्रू क्या बनाया जाएगा, कॉन्कुरूस M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाया जाएगा, जिसका एक प्रोटोटाइप आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगा वो कौन बनाने वाला है, रशिया की एक कंपनी है, उसी के साथ मिलते हुए भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाएगा और कोशिश की जाएगी इसका मैक्सिमम पार्ट जो है इंडिजिनसली डेवलप किया जाए, इंडिया में ही बनाया जाए। नेक्स्ट एक न्यूज आपके सामने आई कि आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो ऑलरेडी बाइफरकेट कर दिया गया था। उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि लोग आंध्र प्रदेश के कैपिटल को लेकर कंफ्यूज हैं कि आंध्र प्रदेश का एक्चुअल में कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था बीजेपी के MP GVL नरसिम्हन राव का, और उस क्वेश्चन का जवाब दिया था यूनियन होम मिनिस्टर नित्यानंद राय ने, और ये क्लियर कर दिया कि जो कैपिटल है वो अमरावती है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। अब देखिए ये जो टोटल इशू है वो क्या है, तो आंध्र प्रदेश की तरफ से एक कैपिटल रीजन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या हुआ था, एक एक्ट आया था। ये जो एक्ट आया था 31 जुलाई 2020 में आया था, मतलब लगभग 2 साल पहले आया था। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया था, इसकी कैपिटल को 3 टाइप में बांट दिया गया था। ठीक है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या बनाया गया था, अमरावती बनाया गया था। सेकेंड थिंग अगर हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव कैपिटल की, तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो क्या है, विशाखापत्तनम है, जिसको क्या बनाया गया, एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया गया। और जुडिशियल कैपिटल की बात करें तो जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल को बनाया गया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफिशियल कैपिटल क्या है, अमरावती है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है, विशाखापत्तनम है, जबकि जुडिशियल कैपिटल क्या है, तो कुर्नूल जो है वो यहाँ का ऑफिशियल कैपिटल होने वाला है। अगली न्यूज आपके सामने आती है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट ऑफ 2021। इसे पेश किसने किया, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने इसे आपके सामने पेश किया। और इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि इंडिया में जितने भी मीडिया हाउसेज हैं या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, उनके जो जर्नलिस्ट हैं उन पे कितने अटैक्स हुए। और आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो अटैक्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले, सेकेंड नंबर पे यूपी और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। देखिए अगली न्यूज आपके सामने है ऑपरेशन सद्भावना। अब ऑपरेशन सद्भावना जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग देखते हैं वहां पे जो टेररिज्म है वो कम करने के लिए क्या करेंगे, लोगों को फैसिलिटीज उपलब्ध करवाएंगे, तो वो टेररिज्म से अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए जो मेन फोकस किया जा रहा है वो टोटल 5 एरिया पे फोकस कर रहे हैं। और ये 5 एरियाज क्या क्या हैं, तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, फिर आ जाता है एजुकेशन, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट, और हेल्थ और सैनिटेशन की फैसिलिटी इंडियन आर्मी की तरफ से वहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आर्टिकल 370 और 35A को जब हटाया गया था उसके बाद आपके समझ में आया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले JNK था, अब ये क्या हो गया, एक तो JNK यूटी हो गया, ठीक है, और एक लद्दाख नाम से यूटी बना दिया गया। पहले ये क्या था, एक स्टेट था। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर या LG कौन थे, उनका नाम आप यहां नीचे कमेंट करके बताइए। न्यूज आपके सामने है, इंडिया के हॉकी के गोलकीपर PR श्रीजेश जो हैं उन्होंने रिसेंटली उन्हें क्या किया गया, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया। मेल पर्सन में बात करें तो ये पहले पर्सन थे, जबकि हॉकी के अंदर बात करें तो ये सेकंड हॉकी प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं।
इसके पहले जो पर्सन है जिन्हें हॉकी के अंदर ये अवार्ड दिया जा चुका है वो रानी जो है उन्हें दिया जा चुका है, कैप्टन है इंडियन टीम की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये जो PR श्रीजेश हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए PR श्रीजेश इंडिया के गोलकीपर के रूप में पहले वर्क कर चुके हैं इंडियन नेशनल टीम में। सेकेंड थिंग अगर हम लोग बात करें जो ओलंपिक्स यहाँ पे आयोजित किए गए थे 2020 के समर ओलंपिक्स, उनमें इंडियन टीम ने, हॉकी टीम ने जो ब्रोंज मेडल जीता था उसमें भी इनका इंपॉर्टेंस रोल आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ इस सेशन में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोग उनका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशंस में आप में से टॉप 5 परफॉर्मर्स के नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।